नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। देश में अब हर दिन न सिर्फ केस बढ़ रहे हैं बल्कि मौतों का आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहली बार भारत में एक दिन में 4000 से ज़्यादा मौतों का आंकड़ा सामने निकल कर आया है और चौथी बार और लगातार तीसरे दिन यानी कि 4 लाख से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने निकल कर आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 4,01,98 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा अगर आपको बता दें 4,187 लोगों ने यहां पर जान गंवाई है। हालांकि 3,18,609 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव केसों का जो आंकड़ा है वो 37 लाख के पार पहुंच गया है। तो यानी कि लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं देश में। और साथ ही इसको लेकर आपको बता दें कि कई राज्यों ने जो फैसला लिया है लॉकडाउन का, वो आपको बता दें कि केरल, तमिलनाडु के साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल हैं। यहाँ पर लॉकडाउन है और भी कई राज्य हैं जहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही कड़ी पाबंदियां भी कर दी गई हैं। लोगों से बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा है और बेवजह जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बरकरार है। जो अस्पताल हैं वहां पर ऑक्सीजन की किल्लत है और ऑक्सीजन की किल्लत से कई लोगों की मौतें भी हो रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बेड्स की भी कमी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उनका कहना है कि यूपी में यानी कि ना ही अस्पतालों में बेड्स की कमी है, ना ही दवाइयों की कमी है, ना ही ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि अस्पतालों में जो हाल है वो बदहाल बना हुआ है। और देश में कोरोना के एक्टिव केसों की बात की जाए तो 37 लाख के पार हैं। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसार रही है। और साथ ही आपको बता दें कि अब कोरोना ने ग्रामीण इलाकों में भी अपना कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर कई जगह पर लॉकडाउन किया गया है। और इसी को लेकर विपक्षी जो पार्टियां हैं वो भी यहां पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। सोनिया गांधी ने इससे पहले सरकार पर निशाना साधा था, मोदी सरकार पर। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार यहां पर फेल नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए कई जगह पर लॉकडाउन भी लगाया गया है कई राज्यों में। साथ ही आपको बता दें कि ऑक्सीजन संकट लगातार बरकरार है। तो लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं देश में कोरोना के। चलिए इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ विमल सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही गोपाल पाठक राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज़ पर। शुक्रिया। विमल जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी जो समस्या है वो बरकरार है। यानी कि आप भी समझ गए होंगे हम कहाँ बात करने वाले हैं। ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बरकरार है, अस्पतालों के हाल बदहाल हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो जो आप समस्या बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की समस्या नहीं है। और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है पूरे देश के 551 डिस्ट्रिक्ट में जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जिला अस्पतालों में, तो हर जिला अस्पतालों में 4 से 5 वेंटिलेटर बेड्स भी अब प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। और देखिए, अगर हम बता देना चाहते हैं, नोएडा, गाजियाबाद की हम बात करें तो बहुत सारी जगह पे जो है ऑक्सीजन प्लांट अभी लगा दिया गया है। और
बेड्स वगैरह भी काफी प्रचुर मात्रा में जो है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा करवा दिया गया। देखिए ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार हुआ है जो प्रथम चरण की बात की जाए, जिस समय कोरोना देश में पहली बार एंट्री किया था, उस समय माननीय योगी जी के पिताजी का देवासन हो गया था, फिर भी वो अपने पिताजी के देवासन में उचित नहीं समझा था जाना उन्होंने, क्योंकि प्रदेश की जनता का अगर देखा जाए भविष्य तो उनके सामने था। दूसरी बार मैं बता देना चाहता हूँ, अभी जो है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कोरोना से पीड़ित थे, अभी कुछ दिन पहले वो जो है निगेटिव होकर आए हैं। पीड़ित रहते हुए भी ऐसा मुख्यमंत्री जो है 24/7 उन्होंने काम किया है। वीडियो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भी अस्पताल और जो भी जहां भी अगर इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी वहां पे उन्होंने सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। जी ठीक है विमल जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। आपने जैसा कि बोला कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मैंने सुना आपको, तो फिर क्या केजरीवाल सरकार, जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं, वो क्या गलत बोल रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड में जो ऑक्सीजन से 5 लोगों की मौतें हुई हैं पिछले दिनों, वो क्या गलत है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल, आगरा की बात कर लें, सुनिए सर, आगरा की बात कर लूं अगर मैं, उत्तर प्रदेश के आगरा की, जहां योगी आदित्यनाथ जी हैं, बैठे हैं गद्दी पर, वहां पर भी ऑक्सीजन की किल्लत से पिछले दिनों 8 लोगों की मौत हुई है। आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए आप पहला आपका जवाब मैं बता देना चाहता हूं जो आप अरविंद केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं जी। देखिए दिल्ली तो आप भी जाते होंगे, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट लगता था स्वास्थ्य को लेकर, और ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग 500 रुपए का टिकट और 1000 रुपए का टिकट कराकर आते हैं और दिल्ली में फ्री में जो है दवाई कराकर और फ्री में इलाज कराकर जो है फिर बिहार अपने गंतव्य स्थान को लौट जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अब वो अस्पताल कहाँ गए? मोहल्ला क्लिनिक में जितना घोटाला इन्होंने किया, लगभग 400 करोड़ से ज्यादा इन्होंने घोटाला किया, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कह रहे हैं। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल की वाइफ जो है मैक्स हॉस्पिटल में है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस अस्पताल का ढिढोसला जो है एडवर्टाइजमेट में करते थे, जिस अस्पताल के बारे में आप जो है बड़े बड़े न्यूज़पेपर में कटिंग निकलवाते थे और न्यूज चैनल में, जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल में आप जो है बड़े बहुत अच्छा ऐड बनवाते थे, वो अस्पताल कहाँ गए? आखिर आपकी पत्नी जो है मैक्स हॉस्पिटल में अपना इलाज क्यों करवाई? क्यों आपके जो सरकारी अस्पताल हैं, जो आपके द्वारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए गए हैं, क्या उसमें आपकी पत्नी का इलाज नहीं हो सकता है? उसमें दिल्ली की जो जनता है वही उसमें इलाज कराएगी। दूसरी चीज आपकी मैं बता देना चाहता हूँ, रही बात ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की मैं आपको समीकरण दे देता हूँ। देखिए लगभग जो है 52% लोग जो है 52% कोरोना के पेशेंट कहाँ पाए जा रहे हैं, मैं आपको पूरा बता देना चाहता हूँ। 52% लोग जो है कोरोना पीड़ित हो रहे हैं प्रतिदिन। महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, पंजाब। दूसरी चीज सुन लीजिए, आपने बता दिया महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। इसमें 44% लोग मर रहे हैं प्रतिदिन। हाँ। कौन से राज्य है? वही है जहां पे कांग्रेस शासित राज्य। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है फिर? उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो आपने ये ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया सर, यहाँ पर मुझे ये बताकर, दर्शकों को ये बताकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये आप बताएंगे? उत्तराखंड में क्या हो रहा है? देखिए एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये महामारी आई हुई है जी, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश ये ऐसे महामारी से जूझ रहा है। विमल जी मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या राजनीति अभी भी जरूरी है करनी? नहीं, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर नहीं है, सबको साथ मिलकर काम करना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप अन्य राज्यों को ले लीजिए जिसमें बड़े बड़े ढिढोसले किए जाते थे, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेट पाया जाता था, और उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा राज्य कितने विकास की तरफ है। जो देखिए उत्तर प्रदेश अपना जो देखिए हर क्या होता है, आपको बता देना चाहता हूँ शुक्तम जी, ठीक है, कि हर राज्य का जो है अलग अलग स्वास्थ्य बजट होता है। हर राज्यों ने अपना प्रत्येक साल जो है हर राज्य अपना जो है स्वास्थ्य बजट पेश करते हैं सदन में। मैं बता देना चाहता हूं जो इनका स्वास्थ्य बजट है, ये कहा गया है, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में ये कहा गया है कि 22 लाख रुपए अगर कोई किसी तरीके का अगर महामारी या किसी प्रकार का, मैं आपको पूरा पढ़ के सुना रहा हूँ, आप एक बार जो है मुझे थोड़ा समय दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको छत्तीसगढ़ का आपको बता देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत 50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया। 2020 और 2021 की बात मैं बता रहा हूँ। इस विशेष योजना के तहत गंभीर बीमारियों के लिए जरूरतमंद लोगों को 20 लाख रुपए की मदद की जा सकेगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 555
550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 लाख रुपए एपीएल और 50,000 रुपया कैशलेस इलाज, 5 लाख रुपए बीपीएल परिवार के लिए और 50,000 रुपए एपीएल कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। दूसरी बजट सुना दे रहा हूँ, दूसरे इनके कांग्रेस शासित प्रदेश की। किसान, युवा, गांव और स्वास्थ्य की संजीवनी बताया था इस बजट को। बजट में इसी तहत फिलहाल 688 करोड़ रुपए के हेल्थ के लिए कुछ सेवाओं का प्रावधान किया गया है। पाठक जी आते हैं आपके पास बस। स्वास्थ्य योजना के तहत लोगों को चिकित्सा परामर्श, पैथोलॉजी टेस्ट और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि बार बार ये लोग जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, ये बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में केंद्र सरकार द्वारा पहुंचाया जा रहा है, दवाई पहुंचाया जा रहा है। मैं इनको बता देना चाहता हूं ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अपना स्वास्थ्य बजट का जो है यूज कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य बजट कहाँ है, आप बता दीजिए। जी ठीक है, गोपाल पाठक हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय कवि हैं। सर प्रतिक्रिया दीजिए आप। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा बहुत अच्छे तरह से बात को रख रहे हैं बीजेपी वाले प्रवक्ता। हम उनको बहुत सम्मान देते हैं और खासकर जिस तरह से उन्होंने राजनीतिकरण करने की कोशिश की है, मैं इसके बिल्कुल विरोध में। लोग मर रहे हैं, मैं यूपी से खुद आता हूँ, बरेली से। लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। कैसे कह सकते हैं कि आप कमी नहीं है? और आपने 4-5 राज्य गिना दिए कि झारखंड है, कि पंजाब है, कि राजस्थान है या महाराष्ट्र है। आपने अपने गिने नहीं। अरे यूपी का अगर मैं आपको बताऊं, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं और मर गए, उनका लिखित में कोई डेटा भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। वो लोग तड़पते रहे बाहर और उनको जगह नहीं मिली और आखिर वो लोग, उनकी डेथ हो गई और उनको घर ले आए और वो सरकारी रिकॉर्ड में भी उनका नाम नहीं है। अगर ये गिनने पे आ जाओ तो उत्तर प्रदेश का हाल बहुत खस्ता है। जहां तक लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन की स्थिति क्या है सबको मालूम है उत्तर प्रदेश की। हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब है, मैं एक छोटा सा कटाक्ष उनसे ये करना चाहूंगा कि क्यों चढ़ाए फिर रहे आप सियासी रंग। सुनिएगा भाई साहब, क्यों चढ़ाए फिर रहे आप सियासी रंग, पूरा भारत लड़ रहा कोरोना की जंग। अब आप देखें, संभलने का समय है इस समय। ये इधर डालने की जरूरत नहीं है कि आप कांग्रेस पर अकेल दें या आप आम आदमी पार्टी पर अकेल दें। इसमें सबको यूनिट होकर काम करने की आवश्यकता है। देश इस तरह से कोरोना से त्रस्त है और ऐसे में आप लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो कैसे सेवा हो पाएगी? तब एक साथ मिलकर एक साथ खड़े हो, तब जाकर ये जंग जीती जाएगी। ठीक है, बोलिए आप विमल जी। देखिए सत्यम जी, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, कवि साहब, मैं कवि जी का बहुत कला का और संस्कृति का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन कवि जी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए अभी तो उत्तर प्रदेश की हालत अगर देखा जाए तो बहुत सामान्य है। 2017 में अगर मान लीजिए अगर कोरोना अगर आ जाता उत्तर प्रदेश में, जिस समय अगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए ना सरकार, मैं आपकी बात सुन रहा था, कवि महोदय जी मैं आपकी बात सुन रहा था, मेरी बात सुन लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज नए बनाए गए हैं। इसके साथ साथ सुन लीजिए, पूरे भारत में 2014 से पहले एक एम्स था सिर्फ दिल्ली में। आज पूरे भारत में 27 से ज्यादा जो है एम्स कार्यरत है और एम्स बनाने की कार्य चल रही है। फिर भी विमल जी 27 एम्स आपने गिनवा दिए, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था है अस्पतालों की वो तो आप भी देख रहे हैं किस तरीके से बदहाल व्यवस्था है। ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही, दवाइयों की कमी है। देखिए मैं आपको ये क्यों है सर? सवाल का जवाब दीजिए आप। जी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ऑक्सीजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको खुद निर्देश दिया और पीएम केयर फंड के तहत 551 जिले, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो लगभग 60 जिले में पीएम केयर के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है जिला अस्पतालों में। दूसरी बात, आप हम बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे अगर लास्ट जिला है तो बलिया है। मैं बागी बलिया से आता हूँ, मैं वहां की बात बता देना चाहता हूँ। वहां पे एक भी वेंटिलेटर बेड नहीं था, लेकिन तत्कालीन इस समय 4 बेड जो है वेंटिलेटर बेड बलिया के सरकारी अस्पताल में है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की जो बजट निकाला जाता है प्रत्येक साल, उस बजट का पूरा प्रयोग जो है उस राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता इतनी परेशान है, ये लोग क्या कर रहे हैं। मौत की अगर बात करें तो पूरे देश में 44% मौतें हो रही हैं सिर्फ इन 5 राज्यों से।
52% लोग जो है डेली कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं सिर्फ पिछली राज्य 5 राज्यों से, जहां पे कांग्रेस शासित जहां प्रदेश है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? विमल जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड में कुंभ कराना क्या जरूरी था, जिसके बाद परिणाम देखने को मिला ये मध्य प्रदेश के विदिशा में, जहां पर 60 लोगों का चेकअप कराया, 61 लोगों का चेकअप कराया गया और 60 लोग पॉजिटिव पाए गए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार को जब लगा कि नहीं ये कुंभ जो है अब वो करना चाहिए, तो कुंभ जो है अपने तत्कालीन समय से पहले उसको हटा दिया गया। पहले चीजों को क्यों नहीं सोचा गया सर? आपको बता देना चाहता हूं, जब कोरोना ने दस्तक दी थी भारत में, तब आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि हमें पहले से व्यवस्थाओं को मेंटेन करके चलना है, जिससे कि हम आगे स्थिति से निपट सकें? आज ऐसी स्थिति आ गई है देश में कि 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और आप इधर उधर की बातें कर रहे, उलझा रहे हैं। देखिए सत्यम जी, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम तत्कालीन और सही बातें बता रहा हूं। तो बताइए ना, ऑक्सीजन की किल्लत क्यों है? जनता पार्टी की जहां पे सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी अगर शासित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश है, वहां पे देखिए, वहां पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, आप महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है। और वहां पे कोरोना की बात करें तो वहां पे कोरोना इन 5-6 राज्यों से, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश नहीं है, वहां की बात कर लीजिए और तुलना कर लीजिए, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है, फिर भी जो है वहां पे उस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम है अभी की तुलना में। ये सर आपको लगता है उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम है क्योंकि आप सत्ता में हैं, इसलिए आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम है? लेकिन उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति बनी हुई है वो आप जरा देखिए, अस्पतालों में जाके घूमिए जाके, तब पता चलेगा उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। आप दूसरे लोगों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान आप पर आरोप लगा रहा है राजस्थान की सरकार की हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि देखिए अभी क्या हो गया है कि अभी देखिए राहुल गांधी का आपने ट्वीट पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने ट्वीट पढ़ा था कि जीएसटी माननीय प्रधानमंत्री जीएसटी सीरम से निकाला, जो वैक्सीन है उससे भी जीएसटी ले रहे हैं। बच्चा है ना, उस बच्चे को पता नहीं है कि भाई अगर जीएसटी नहीं लिया जाए तो उसका लागत नहीं आ पाएगा। मान लीजिए कि मैं 1 रुपया में अगर कुछ सामान बना रहा हूँ, कोई भी चीज अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ 1 रुपया में, तो मैं चाहूंगा कि मुझे 1 रुपया मिले। अगर मैं घाटे में जाऊंगा तो मैं कंपनी का ताला मार के घर चला जाऊंगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लागत जो होती है। दूसरी चीज देखिए, जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उस तरीके से वैक्सीन का उत्पादन उससे कम है। क्यों कम है? उत्पादन क्यों कम है? आपने अभी 27 एम्स गिनवा दिए मुझे, आखिर क्यों कम है वैक्सीन का उत्पादन? क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? जब ऐसी स्थिति बनी हुई देश में, क्या हालात हैं आपको पता है? क्या हालात हैं? मैंने अभी एक वीडियो देखा, सुनिए पहले मेरी बात। मैंने अभी एक वीडियो देखा बिहार का, जहां पर लोग हाथ जोड़ रहे थे डॉक्टर साहब से कि इलाज कर दो, ऑक्सीजन दे दो, बेड दिला दो, लेकिन तड़प तड़प पर युवक की मौत हो जाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सत्यम जी बोलिए। सत्यम जी, इन्होंने इतनी सेवा नहीं की होगी इस कोरोना काल में। हमारी जो कवियों की टीम है, यहां तक कि डॉक्टर कुमार विश्वास, हम सब लोग लगे हुए हैं इस बात में कि लोगों को डेली कम से कम, बता रहा हूं मैं अकेले कम से कम 70 से 80 कॉल अटेंड करता हूं, जिन लोगों को बेड नहीं मिल रहा है या प्लाज्मा नहीं मिल रहा है या ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इतनी बुरी स्थिति है, और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश है। कहां से उत्तर प्रदेश? कवि महाराज जी सुन लीजिए, विमल जी अब सुन लीजिए, विमल जी अब सुनिए, विमल जी अब सुनिए, विमल जी हमने आपको सुना, अब आप सुन लीजिए। कहीं नहीं है बेड और कहीं नहीं है सांस, यानी ऑक्सीजन। कहीं नहीं है बेड और कहीं नहीं है सांस। सीना चौड़ा कर रहे ढील मारते आप। आपको समझ नहीं आ रहा है कि देश की, हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है? सुना विमल जी आपने? ऑक्सीजन का जी देखिए कवि महाराज जी, आप बात कर रहे हैं तो आप मेरा ट्विटर @VS और बीजेपी पर जाके देख लीजिए। मैं प्रतिदिन जो है लोगों को ट्विटर के जरिए मैं मदद कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप बार बार उत्तर प्रदेश का डिडोसला ले रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की मौत का आंकड़ा और उत्तर प्रदेश का कोरोना पेशेंट का आंकड़ा अगर तुलना करें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके से इस देश में महामारी आ चुकी है, कोरोना महामारी, ये बहुत खतरनाक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है, पूरा विश्व इससे ग्रसित है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस चीज को। और रही बात आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं सत्यम जी, तो सत्यम जी मैं बता देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित नहीं है वो वैक्सीन। वो वैक्सीन सीरम कंपनी बना रही है,
और देखिए वैक्सीन बनाने में आप बात कर रहे हैं कि उसको आप क्यों आप ज्यादा क्यों नहीं उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है, उत्पादन तो उस कंपनी के हाथ में है। कंपनी अपना दिन रात एक करके, हमारे जो साइंटिस्ट भाई हैं दिन रात एक करके ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उससे हमारा वैक्सीन का रेट ऑफ अगर परसेंटेज देखें तो वैक्सीन का परसेंटेज कम है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज, आप बार बार उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश है। और आप 5 राज्यों की बात कर लीजिए ना, राजस्थान की बात कीजिए, आप पंजाब की बात कीजिए, आप जो है झारखंड की बात कीजिए, महाराष्ट्र की बात कीजिए, महाराष्ट्र में देखिए, यूपी क्यों नहीं, उत्तराखंड क्यों नहीं, मध्य प्रदेश क्यों नहीं, और प्रदेश क्यों नहीं, वही 5 एकदम बात कीजिए ना, एकदम तुलना तो कीजिए। कभी महाराज एक बार तुलना तो कीजिए, वहां की स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ की स्वास्थ्य सेवा में क्या अंतर है, क्यों लोग वहां पे मर रहे हैं। तो वो लोग भी तो केंद्र पर ठेका बोल रहे हैं सर, कह देते हैं कि वैक्सीन नहीं उपलब्ध करा पा रही केंद्र सरकार। आपसे मैं वही कह रहा हूँ, वैक्सीन केंद्र सरकार नहीं बना रही है, सरकार के हाथ में नहीं है वैक्सीन बनाना। वैक्सीन जो है सीरम कंपनी बना रही है। और देखिए वो ज्यादा से ज्यादा हमारे साइंटिस्ट भाई ज्यादा से ज्यादा दिन रात एक करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में पहुंचाया जा रहा है। दूसरी बात, ये बार बार जो है विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि जो है आप वैक्सीन क्यों नहीं फ्री क्यों नहीं करा रहे हैं। तो वैक्सीन जो है, देखिए उत्तर प्रदेश में वैक्सीन फ्री है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य जहां पे वैक्सीन फ्री कर दिया गया सबसे पहले। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में फ्री में वैक्सीन लग रहा है क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य बजट का यूज कर रहा है। अन्य राज्य भी अपने स्वास्थ्य बजट का यूज करें। अगर मान लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कि मैं अगर वैक्सीन कंपनी, सीरम कंपनी का अगर मालिक हूं, तो मैं 1 रुपए में अगर वैक्सीन बना रहा हूं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट मुझे पे करे या सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे पे करे, अगर 1 रुपया अगर मेरा आएगा तभी तो मैं बनाऊंगा। अगर मेरा जितना लागत रहेगा तभी तो मैं करूंगा, नहीं तो हम तो ताला मार के चले जाएंगे। तो वही बात आपको मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं महाराज जी। जी मैं भी समझ गया विमल जी, जिस तरीके से आपने मुझे समझा दिया है कि आपके हाथ में वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन आप नहीं बनाते, बीजेपी वैक्सीन नहीं बनाती, सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बनाती है। लेकिन आप ये बताएंगे ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको वही बता रहा हूं कि रेट ऑफ जो कोरोना के पेशेंट का रेट इंक्रीज हो रहा है प्रतिदिन, उस हिसाब से हमारे भारत में प्लांट नहीं था ऑक्सीजन का, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, ऑक्सीजन की कमी इस तरीके से होंगी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के रूप में मैं दिल्ली का देना चाहता हूँ। 2020 के अक्टूबर में जब माननीय केंद्र सरकार द्वारा ये कहा गया था कि दिल्ली में जो है 8 प्लांट लगेंगे, उस समय क्या हुआ था कि 1 प्लांट लगा था। तब तक वहां के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो देश के बवाल हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं जी, दिल्ली में तो हमारे पास जो है इतना ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है कि हम घर घर ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। बड़े बड़े जो है एडवर्टाइजमेंट करा करके अखबारों में, और जो हमारे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनी है, उसमें एडवर्टाइजमेंट उन्होंने कराया था कि हमारा जो है अस्पताल सबसे अच्छा है और हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। इतना ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा है कि हम घर घर सप्लाई कर सकते हैं। और ये मेरा बयान नहीं, अरविंद केजरीवाल का बयान है, आप जाके ढूंढ लीजिए। उस समय क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही प्लांट डालना पड़ा और आज दिल्ली को ऑक्सीजन की गोपाल जी आपके पास ही आ रहे हैं बस। गोपाल जी 4 लाइनों में प्रतिक्रिया दीजिए आप अपनी। बिल्कुल, मैं लाइन में, देखिए मैं इनसे ये कहना चाहूंगा विमल जी से, बहुत अच्छी तरह से बात को रख रहे हैं और थोड़ा गुस्से में भी लग रहे हैं मुझे, और जिस तरह से पता नहीं क्या है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये समय ऐसा नहीं है कि लड़ा जाए। मैं शुरू में यही कह रहा था, देखो मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, मैं कवि हूँ। और देश की बात करना, कहते हैं ना कि जब जो कवि होता है, ये आत्मा की आवाज का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। देखिए हमारा हमेशा यह ध्येय रहा है, जब जो कवि होता है, जब सारी दुनिया सो जाती है तभी वो जागता है, और तब तक वो रात रात भर प्रे करता है कि हमारा देश सबसे अच्छा देश हो, विश्व गुरु बने। और कविता वाले का यह धर्म भी है कि वो राष्ट्र धर्म की बात करे। देखिए तमाम आरोप प्रत्यारोप तो ये केजरीवाल जी पे करें, आप किसी पे करें, मैं इतना तो आप भी अंदर से जानते होंगे विमल जी कि हमारा देश वास्तव में संकट, और यहाँ पर कांग्रेस शासित या दूसरे शासित की बात नहीं हो रही है। जिनकी डेथ हो रही है वो गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं, आम लोग हैं, नागरिक लोग हैं। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हो रहे हैं, उन्हें तुम्हारी पार्टियों, सरकारों से, उनके लिए सारी सरकारें उनकी ही सरकारें हैं, उन्हें ही चुनी है। कहीं ना कहीं ये भारत का नुकसान हो रहा है, जनहानि हो रही है, हमें उनकी तरफ देखना चाहिए। एक कविता मैंने, मेरे एक बड़े भाई हैं रंजन मिश्र जी, उनकी कविता है, सत्यम जी, विमल जी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जरा सुनना इसको। और तमाम जो देशवासी इस समय मुझे यहाँ देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनके लिए भी एक संदेश है इसमें।
कि सुरक्षा का सभी को लेना है संज्ञान भारत में, सुरक्षा का सभी को लेना है संज्ञान भारत में, कहीं हो जाए ना नाकाम ये अभियान भारत, कहीं हो जाए ना नाकाम ये अभियान भारत में। ये ऐसा युद्ध है जो घर लड़े बाहर तो है मरना, ये ऐसा युद्ध है जो लड़े बाहर तो है मरना, अगर घर पर रहे तो जीतना आसान भारत, अगर घर पर रहे तो जीतना आसान भारत में। जो कहते हैं कि खाली बैठकर हम क्या करें, उनको बहुत लोग कहते हैं हम खाली हैं क्या करें, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो उनसे कहना चाहता हूं कि बैठकर हम क्या करें, उनको ये कहना है पढ़े गीता लगाएं ध्यान भारत, ये कहना है पढ़े गीता लगाएं ध्यान भारत में। और न जाने कौन सा विकराल प्राणी है, न जाने कौन सा विकराल प्राणी है कि जिसके आगे है झुकने को बहुत मजबूर ये इंसान भारत में, वाह, है बहुत मजबूर ये इंसान झुकने को ये इंसान भारत में। और एक जो देश इस कोरोना का उत्तरदायित्व जैसे लेना चाहिए, उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये चाइना है जिसके कर्म को भोगती दुनिया, ये चाइना है जिसके कर्म को है भोगती दुनिया, और जिसने डाल दी है सांसद में जान भारत में। और खुदा रखे बचाकर उन महापुरुषों से जो अक्सर, ये विमल जी आपसे कहना चाहता हूं, खुदा रखे बचाकर उन महापुरुषों से जो अक्सर बिना जाने ही अपना झोंकते हैं ज्ञान भारत, सुरक्षा का सभी को लेना है संज्ञान भारत में, कहीं हो जाए ना नाकाम ये अभियान भारत। अब देखो कहीं ना कहीं हम सबको एकजुटता का परिचय देना होगा, दूसरों पर बोझ डालने से अच्छा है कि हम सब एक साथ, इसमें सारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश हैं, उन सबको एक होकर एक साथ काम करना चाहिए। ये समय बिल्कुल आपस में आरोप प्रत्यारोप का नहीं सब। ठीक है, विमल जी के पास मैं पहुंचूंगा एक बार फिर से। विमल जी, ये तो ऑक्सीजन की बात मैंने कर लिया, आपने सफाई भी दे दी और कई राज्य भी मुझे गिना दिए और वैक्सीन को लेकर भी आपने सफाई दे दी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कालाबाजारी कब रुकेगी ऑक्सीजन पर, दवाइयों पर? वो भी रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है सर ना, वो नकली बेचा जा रहा है, लोग दवा उसका भी पैसा दे रहे हैं लेकिन उन्हें नकली मिल रहा है फिर भी, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ सत्यम जी, सबसे पहले तो रेमडेसिविर को WHO ने बता दिया और हमारे हेल्थ के संस्थानों ने बता दिया कि रेमडेसिविर उतना उपयोगी नहीं है जितना लोग उसको मान रहे हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की बात अब भ्रष्टाचार की कर रहे हैं, तो आप भी, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2017 के पहले और 2017 के बाद जो भ्रष्टाचार और अपराध कम हुए हैं उसको आप भी जानते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला हूं, मैं 22 साल उत्तर प्रदेश के बलिया में रहा हूं, उसके बाद मैं नोएडा में रहता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं रात के अगर 1 बजे निकलता था ना, जिस समय 2017 में जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय जो है लोगों के मोबाइल छीन लिए जाते थे, पर्स छीन लिया जाता था। आज आप रात के अगर 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे भी निकलते हैं ना, तो हर आप मोड़ पर देखेंगे कि एक PCR, पुलिस वालों की एक PCR खड़ी है। और जिस तरीके से गुंडा राज और भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, वो हमसे भी नहीं छुपा है और हमारे जो आर्या न्यूज के हमारे जो ज्ञानी रूपी जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हुआ है वो बहुत, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की जनता बार बार धन्यवाद करती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बात बार बार कर रहे हैं, तो हम उत्तर प्रदेश में आप अगर देखिए तो जो भी लोग इन आरोपों में पाए जा रहे हैं उनके ऊपर NSA एक्ट लगाया जा रहा है। और भ्रष्टाचार और बात रेमडेसिविर इंजेक्शन की करेंगे तो ऐसा उत्तर प्रदेश में एक भी वीडियो अभी मतलब 1-2 दिन में जब से NSA एक्ट लगा उत्तर प्रदेश के अंदर कि हाँ भाई जो इस तरीके की कालाबाजारी करते हुए पाया जाएगा उसके ऊपर NSA एक्ट लगाया जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कोई भ्रष्टाचारी अगर वीडियो, अगर फोटो आपके पास हो तो हमको दिखा दीजिए जी। ठीक है, मैं जरूर भेजूंगा। ऑक्सीजन की जरूर हमारे पास एक खबर है जहां पर ऑक्सीजन की यहाँ पर कालाबाजारी की गई है, बाद में मैं आपको व्हाट्सअप जरूर करूंगा वो वीडियो। लेकिन सर आप ये बताएंगे कि आखिर जिस तरीके से आपने बोल दिया कि अब क्राइम कम हो गया है, 2017 में बहुत था, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, हाँ मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, एक जिले से, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्राइम बिल्कुल से कम हुआ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने बताया है? देखिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ और विमल सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं नहीं बता रहा। सबसे ज्यादा कोई बताता है तो NCRB की रिपोर्ट बताती है। NCRB की रिपोर्ट आप 2017 से पहले उठा के तुलना कर दीजिए, प्रतिदिन जो है हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है। अच्छा। और 2019 तक का NCRB का रिपोर्ट आया है, 2019 और 2017 से पहले जो NCRB की रिपोर्ट आई उसका तुलना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा भ्रष्टाचार कितना कम हुआ, महिलाओं के साथ अपराध कितना कम हुआ। बहुत बढ़िया
विमल सिंह जी, जिस तरीके से आपने बोला ना, रिपोर्ट अपडेट की जाती है और अपडेट रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। क्या जो लोग मर रहे हैं उनको क्या ऐड किया जा रहा है सरकारी आंकड़ों में? क्या लगता है आपको? नहीं किया जा रहा है? मैं आपकी बात ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ होगी और सरकारी आंकड़ों में वो लोग नहीं है। जवाब दीजिए सर विमल सिंह जी। जी बताइए, दोबारा आप एक बार सवाल करिए, मैं सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं, पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं अब, और वहां पर जो मौतें हो रही हैं वो सरकारी आंकड़ों में अब नहीं इंक्लूड की जा रही हैं। देखिए सत्यम जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं, हमारे हाथ में हमारा परिवार का सुरक्षा है और हमारा खुद का सुरक्षा है। अगर हम अपने प्रिकॉशन बरतेंगे तो मुझे कोरोना नहीं होगा, अगर हम प्रिकॉशन नहीं बरतेंगे तो मुझे कोरोना होगा। विमल सिंह जी, आपसे जो मैं सवाल पूछता हूं आप उत्तर नहीं देते, इधर उधर घुमा देते हैं। विमल जी, मैं इधर उधर विमल जी, ये तो घुमाने वाली बात हो गई। दे रहा हूं, आपने तो बना दिया, अब हमें को सब कुछ करना है तो सरकार अब क्या करेंगे ये बताइए। आप कह रहे हैं, आप कवि महोदय जी, सरकार 1 साल से कह रही है मास्क का प्रयोग करिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, हाथ को सैनिटाइज से ज्यादा हैंड वॉश करिए, जहां भी घूम के आइए हाथ को सैनिटाइज करिए। सरकार तो घर में सरकार तो यही कह रही है कि 2 गज की दूरी रखिए, लेकिन नेपाल उसके बंगाल के चुनाव में क्या 2 गज की दूरी थी? नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी भी तो थी, 2 गज की दूरी का मेंटेन किया गया बंगाल में या उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी? आप मुझे बताइए, 2 गज दूरी कुंभ का जो हुआ, चलो कुंभ में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा बंगाल का जो चुनाव हुआ उसमें 2 गज की दूरी कहाँ बनाई गई बताइए आप? उसमें रैलियां नहीं की गई, 1 साल तक गाइडलाइन आपकी थी, तो कहाँ गई आपकी गाइडलाइन बताइए? सुनिए ना, गाइडलाइन बता, सुनेंगे तब तो सुनिए ना। बहुत अच्छे कवि है, बहुत जाने माने कवि है, कवियों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। सुन लीजिए 2 मिनट। जब 29 अप्रैल को लास्ट चुनाव था बंगाल के अंदर, उससे 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम कोई जनसभा नहीं करेंगे जिसमें 500 से ज्यादा गैदरिंग होगा। सुन लीजिए, और उसके साथ साथ अगर हम 500 वाली गैदरिंग वाली भी जनसभा करेंगे, 2 गज दूरी और मास्क और सैनिटाइजेशन, पूरा जो भी हमारा जोन रहेगा जहां पे दर्शक बैठेंगे पूरा सैनिटाइजेशन होता रहेगा। और वो हुआ। वही आप क्वेश्चन जो है ममता बनर्जी से करिए, रोड पे घूमकर वो जो है अपना जो है जनसभा कर रही थी, रोड शो कर रही थी। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में देखिए हमारी सरकार जो है 1 साल से बोलती आ रही है कि हमारा अगर कोरोना से अगर पीड़ित होता हूं तो जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है सर, कि मैं अपने परिवार को बचाऊं। हम दिन प्रतिदिन मास्क लगा कर रहे हैं, 2 मास्क यूज करें, मुझे नॉर्मल मास्क। सुनिए ना सर, सुनते नहीं है ना, सुनिए ना, आपकी बात को मैं सुनता हूँ, आप मेरी बात को नहीं सुनते हैं। सर जल्दी पूरी करिए बात, क्योंकि समय की कमी है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2 मास्क पहनिए, एक जो है नॉर्मल वाला जो ग्रीन वाला जो मास्क है वो पहनिए, उसके साथ साथ N95 का मास्क पहनिए। ठीक है। घर से बाहर जब निकलिए हाथों को, घर पे जब एंट्री करिए सैनिटाइज करते रहिए, अपने साथ एक सैनिटाइजर रखा करिए। ठीक है विमल जी, स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा परिवार और हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। लास्ट प्रतिक्रिया पूरी करिए जल्दी से, समय की कमी है। मैं बिल्कुल इनसे ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि अंदर मास्क पहनिए, एक ऊपर मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी, 3 गज की दूरी, कहीं कोई मेंटेनेशन नहीं रखा गया, कहीं कुछ नहीं, सारी गाइडलाइन की सारी धज्जियां को दौड़ाई गई। और आज भी अगर मैं यूपी में हूँ तो यूपी की बात मैं ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ, यूपी की अगर बात करें तो आज भी इतना लचर व्यवस्था है कि कहीं लोगों का कोई पालन नहीं हो रहा, कहीं रोकने का इनके पास कोई प्लान नहीं है कि इसका संक्रमण को कैसे रोके, कहीं कोई प्लान नहीं है। विमल जी, आप तो घर से बोलने का मौका दिया। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए विमल जी। संपर्क हमारा टूट गया है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विमल जी आपका भी और गोपाल पाठक आपका भी। फिलहाल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।